Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of areas of cost control. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड इट्स डिफरेंट टूल्स. इसके डिफरेंट टूल्स जैसे कि बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, और इन पर्टिकुलर टूल्स के हेल्प से हमने कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था. आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को किसी भी कंपनी के किन किन एरियाज में प्रॉपरली फॉलो किया जा सकता है. इसके लिए हम 3 एरियाज डिस्कस करेंगे. पहला है इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, दूसरा रहेगा लेबर कॉस्ट कंट्रोल और तीसरा रहेगा इसके अंदर ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल. तो पहले हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं. क्या मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का? ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स को डिलीवर करना होता है. जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट मशीनरीज में तो उसके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है. इस तरीके से जो मटेरियल्स है उस मटेरियल में हम रॉ मटेरियल को भी इंक्लूड करते हैं. जो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल इंक्लूडेड है वो भी मटेरियल में इंक्लूड किया जाता है, और जो उसके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो भी उसके मटेरियल में इंक्लूड किया जाएगा. तो मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मटेरियल से रिलेटेड मटेरियल को एक्विसाइज करना है, यानी कि उसको परचेज करना है, उसकी स्टोरिंग करनी है, उसकी हैंडलिंग करनी है और उसका प्रॉपर यूज़ करना है. तो इन सारे ऑपरेशंस में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और इनकी कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, इनके वेस्टेज और लॉसेस को मिनिमाइज लेवल तक ले जाती है, और इसके लिए वो वेरियस ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर देती है. तो इन सारे एफर्ट्स को हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन सबका पर्पज क्या है? इन सबका पर्पज है मटेरियल के रेफरेंस में कॉस्ट को कंट्रोल करना और उसको रिड्यूस करना. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल. मटेरियल कंट्रोल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हम इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को एक बार देख लेते हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कॉस्ट बाय परचेजिंग इन बल्क फ्रॉम द चीपेस्ट सोर्स. क्योंकि यहां पर आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो? मटेरियल के परचेजिंग के रेफरेंस में बात कर रहे हो. तो यहां हम डिफरेंट सोर्सेज को सर्च करते हैं और फिर उस सोर्स को फाइनली सेलेक्ट करते हैं जो चीपेस्ट वे में हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल करा सकता है, वो भी बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए. अगर हम ऐसा करने में कैपेबल हो पाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को मिनिमाइज लेवल तक ले जाते हैं, यानी कि जो परचेजिंग कॉस्ट है उसको मिनिमम लेवल तक ले जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उससे बल्क में परचेज करते हैं. भाई अगर स्मॉल क्वांटिटी परचेज करोगे तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे बल्क में परचेज करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीपेस्ट वे में आपको गुड्स या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी करा देगा जो सोर्स आपने सेलेक्ट किया है. क्लियर? द सेकेंड वन इज द टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल्स एंड इन्वेंट्री कॉस्ट सो एज टू रिड्यूस मटेरियल यूसेज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? इंफॉर्मेशन की. क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी उसके रिगार्डिंग लिया जाने वाला डिसीजन उतना ही ऑप्टिमम होगा. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन की जो ऑप्टिमलिटी है वो उसके रिलेशन में कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है. यहां भी यही बात है. आप मटेरियल और इन्वेंट्री कॉस्ट के रिगार्डिंग जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाने में कैपेबल होगे उसी लेवल तक आप मटेरियल यूसेज को रिड्यूस करने में भी कैपेबल हो पाओगे, और इसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट डिजाइन को बेटर वे में इंप्रूव कर सकोगे. ये इसका सेकंड पर्पज होता है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का. नेक्स्ट वन इज द टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, ऑपरेटिंग यूनिट्स एंड इंडिविजुअल्स कनेक्टेड विद द परचेज, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स. क्या करते हो इसके लिए? क्योंकि आपको मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल करनी है तो इन पर्टिकुलर मटेरियल्स की परचेज, स्टोरेज और हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी मैनेजर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं या ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं
हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स कर देते हो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दोगे तो क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे और कंप्लीटली वो कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक ले जाने के लिए अपने एफर्ट्स करेंगे। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी ही पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टू ड्राइव मैक्सिमम इकोनॉमी एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। आपको एंश्योर करना होगा कि आप मटेरियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसको आप ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर रहे हो, ये आपको एंश्योर करना होगा, जिससे कि आप मैक्सिमम इकोनॉमी के साथ में उसको फॉलो कर सको। तो मैक्सिमम इकोनॉमी के साथ फॉलो करने के लिए मटेरियल को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना दैट इज कंपल्सरी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टू मेक और बाय डिसीजन फॉर कंपोनेंट एंड स्पेयर पार्ट्स। होता क्या है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके रेफरेंस में जो रॉ मटेरियल है उसको आप या तो परचेज कर सकते हो या फिर उसको आप खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको ये देखना है कि जिस क्वांटिटी में आपको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप परचेज करते हो तो कितनी कॉस्टिंग आ रही है, और अगर आप उसको खुद प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेते हो तो आपको कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। इनमें से जो भी डिसीजन ऑप्टिमम हो या जिसकी कॉस्ट कम हो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आप अपनी मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, उसको मिनिमम लेवल तक ले जा सकते हो। और लास्ट है इसके अंदर दैट इज टू सेव पैकेजिंग कॉस्ट बाय रीयूजिंग कंटेनर्स। आप अपने पैकेजिंग की कॉस्ट को बचा सकते हो रीयूजिंग कंटेनर्स का यूज करते हुए। यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को फॉलो करोगे तो उसके लिए आप रीयूजिंग कंटेनर्स को यूज करिए। उस रीयूजिंग कंटेनर्स को यूज करने का फायदा यह होगा कि आपको अगेन एंड अगेन पैकेजिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। उसी रीयूजिंग कंटेनर्स के बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को एंश्योर कर सकते हो और इस तरह से कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल स्टडी द मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। यानी कि मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम किन किन पर्टिकुलर टेक्निक्स पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स यहां पर मैंने इन अ शॉर्ट डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द ABC, दैट इज ABC टेक्निक, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज है रॉ मटेरियल को कंट्रोल करना, कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना और वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करना। यानी कि ये वैल्यू ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पर इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की बेटर टेक्निक है। ओके, सेकेंड टेक्निक इज दैट इज नोन एज द HML। HML का मतलब होता है हाई, मीडियम, लो। यानी कि यहां जो मटेरियल है उसके प्राइस के बेसिस पर कंट्रोलिंग टेक्निक को फोकस किया जाता है। हाई, जिन पर्टिकुलर कमोडिटीज के प्राइसेस हाई होते हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। मीडियम प्राइस कमोडिटीज को मीडियम प्रिविलेज दिया जाता है और लो क्वालिटी या लो प्राइस्ड कमोडिटीज को लो प्रिविलेज दिया जाता है। यानी कि इसका पर्पस क्या है? मेनली टू कंट्रोल परचेजेस, और इसके बेसिस पर इस टेक्निक को फोकस किया जाता है। द थर्ड टेक्निक इज द XYZ टेक्निक। इसका पर्पस क्या है? टू रिव्यू द इन्वेंट्रीज एंड देयर यूजेस एट शेड्यूल्ड इंटरवल्स। आपको ये देखना है कि जो इन्वेंट्रीज हैं उनको आप शेड्यूल्ड इंटरवल के बेसिस पर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हम XYZ टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द VED। VED का मतलब होता है वाइटल, सेकेंड एसेंशियल एंड देन डिजायरेबल। ये जो कंपोनेंट है उनकी क्रिटिकल अवेलेबिलिटी के बेसिस पर जो इन्वेंट्रीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। टू डिटरमाइन द स्टॉकिंग लेवल्स ऑफ द स्पेयर पार्ट्स। यानी कि कंपोनेंट्स वाइटल है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, या फिर एसेंशियल कैटेगरी में है या डिजायरेबल की कैटेगरी में है, उसके बेसिस पर हम स्पेयर पार्ट्स को स्टॉक करने के बारे में डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि जब स्टॉकिंग करोगे तो वेयर हाउस में क्या होगा? स्पेस गिरेगा। तो उस स्पेस को हमें ऑक्यूपाई करना है किस बेसिस पर, और उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी उसकी स्टोर करनी है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो मटेरियल है वो वाइटल की कैटेगरी में है या एसेंशियल कैटेगरी में है या डिजायरेबल की कैटेगरी में है। उसके बेसिस पर उसको प्रॉपर्ली स्टॉकिंग या वेयर हाउसिंग में स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द
FNCD, FNSD, F fast, N nominal, S slow and D that is dead. ये कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर ऑब्सोलेसीन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक होती है. वेदर द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट इज एट द फास्ट स्पीड और इट इज एट द नॉमिनल स्पीड और इट इज एट द स्लो स्पीड और इट इज डेड. इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम कंट्रोलिंग को फॉलो करते हैं और मटेरियल की कॉस्ट को प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द SDE, स्कार्स, S D डिफिकल्ट एंड E इजी टू ऑब्टेन. यानी कि जब हम मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं तो उस समय हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि वेदर द मटेरियल इज स्कार्स और इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड और इट इज इजी टू ऑब्टेन. और उसके बेसिस पर हम इनका क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं और अपनी परचेजिंग स्ट्रेटजीज इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं. यानी कि अगर कोई मटेरियल है जो स्कार्स वे में अवेलेबल है, यानी कि उसको ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसकी स्कार्सिटी की वजह से, तो हम क्या करेंगे, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी को स्टोर करेंगे एक साथ, चाहे हमें उसे प्रॉपर्ली वेयर हाउस में ही स्पेस क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी को जब अवेलेबिलिटी होती है उस समय इसको स्टोर करना पसंद करेंगे. लेकिन जो आसानी से मिल सकता है उसको हम स्टोर करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि सोर्स से उसको जब हमें जरूरत होगी तब हम उसको प्रोक्योर कर लेंगे. तो ये टेक्निक होती है और इस तरह से मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्कार्स, डिफिकल्ट एंड इजी टू ऑब्टेन, और इसके अकॉर्डिंग परचेजिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके. नेक्स्ट वन इज द GOLE, गोल. G गवर्नमेंट, O ऑर्डिनरी, L लोकल और E फॉरेन सोर्सेस. यानी कि जो मटेरियल आप अवेलेबल कराओगे उसके सोर्सेस क्या हैं, क्या वो गवर्नमेंट से अवेलेबल है, क्या वो ऑर्डिनरी लेवल पर अवेलेबल है, क्या वो लोकल लेवल पर अवेलेबल है, या फिर उसके फॉरेन सोर्सेज हैं. और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज को डेवलप करोगे, क्योंकि ये भी किससे रिलेटेड मैटर है, ये भी आपके कॉस्ट से रिलेटेड मैटर है. यानी कि जितना आप इन 4 में डिवाइड करते हुए प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो उतनी ही आप कॉस्ट को कंट्रोल करने में कैपेबल हो पाते हो. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज द SOS. SOS का मतलब होता है सीजनल एंड ऑफ सीजनल. यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाईज के नेचर पर डिपेंड करता है, और इसके लिए आप क्या करते हो, यू आर मेकिंग प्रोक्योरमेंट और होल्डिंग स्ट्रेटजीज फॉर सीजनल आइटम्स लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होते हैं, तो आप क्या करते हो, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेशन में अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हो. जैसे एक कंपनी है जो चिप्स को प्रोड्यूस करती है, अब जो चिप्स प्रोड्यूस करेगी उसके लिए पोटैटोज की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी क्या करेगी, पोटैटो एक सीजनेबल प्रोडक्ट है जो एक सीजन में ही ग्रो किया जाता है, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो कंपनी क्या करेगी, उन पोटैटोज के प्रोक्योरमेंट के रिलेशन में ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करेगी जिससे कि उसको अपनी कॉस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करने में आसानी हो. तो दिस इज नोन एज द सीजनल ऑफ सीजनल स्ट्रेटजी. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज द दैट इज नोन एज द EOQ. EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्या होती है, ये वो क्वांटिटी होती है जो मोस्ट इकोनॉमिक होती है. दिस इज मोस्ट इकोनॉमिक फॉर द कंपनी एंड इट इज प्रोवाइडिंग द मिनिमम टोटल कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन गुड्स के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करती है तो उसको 2 तरह की कॉस्ट बियर करनी होती है. एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी होती है कैरिंग कॉस्ट. सपोज करो कि वो अगर एनुअल रिक्वायरमेंट उसकी 12,000 की है, अगर वो महीने में 12 ऑर्डर्स देगी या हर महीने में एक ऑर्डर देती है, तो उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी उसकी, यानी कि उसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. अब अगर वो साल में केवल 2 ही ऑर्डर देती है तो उसकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको जो इन्वेंट्री है उसको वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा. तो एक तरफ तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, और एक तरफ उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है अगर उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं. तो इन दोनों कॉस्ट के रेफरेंस में एक ऐसा पॉइंट सर्च किया जाता है, एक ऐसा ऑर्डर सर्च किया जाता है जहां दोनों का ओवरऑल टोटल मिनिमम हो. तो हम ऐसे ऑर्डर को इकोनॉमिक
ऑर्डर क्वांटिटी का नाम देते हैं। इस क्वांटिटी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नाम देते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। द फॉर्मूला इज √2AO/C। और इसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम टोटल कॉस्ट प्रोवाइड करती है, जहां ए एनुअल कंजम्पशन है, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट है और सी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। ओके, बाकी जो दो इसके और एरियाज होते हैं उन एरियाज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।